अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर के हवाले से। मॉडल पेपर आपका जो क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू इंग्लिश बुक है उस हवाले से अब आपका जो फर्स्ट मॉडल पेपर आ चुका है। मॉडल पेपर के अंदर क्या होता है कि आपको पूरा एक पेपर पैटर्न दिया जाता है, आपको बताया जाता है आपको उसमें एक किस तरीके का वो पेपर होता है कि आप की जो प्रिपरेशन है अपने पेपर के हवाले से वो जो है अच्छी हो सके। तो उसके लिए कुछ मॉडल पेपर्स दिए जाते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को उस हवाले से कर सकें। मॉडल पेपर के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक पूरा एग्ज़ाम पैटर्न के पेपर जो आपका होगा उस टाइप का वो आपको पेपर दिया जाएगा। उसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन और साथ के साथ आपको ग्रामर की भी दी जाती है। तो अगर आप यहाँ देखें बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से आपका जो फर्स्ट मॉडल पेपर है वो आया है। अगर हम देखें तो इस बुक के जो हमने चैप्टर्स हैं वो भी कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं, आपको जो है समझाने की कोशिश की है और साथ-साथ उनकी जो एक्सरसाइज़ भी हमने आपको कम्प्लीटली सॉल्व करके दी हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो सके पेपर के लिहाज से। और इसके साथ-साथ हम आपको जो है आपके जो पेपर्स की जो है तैयारी भी करवाएँगे। ये फर्स्ट पेपर है मॉडल पेपर, तो इसके साथ हम जो है और भी मॉडल पेपर्स आपके लिए अरेंज करेंगे ताकि आप जो है पेपर्स की प्रिपरेशन जो है बेस्ट हो सके आपकी। और आपको जो है मॉडल पेपर्स को समझाया जाएगा, उनको कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखाया जाएगा आपको ताकि जो भी आपको उसमें कन्फ्यूज़न है वो आपकी दूर हो सके, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट पेपर है हमारा मॉडल पेपर हमारी बुक का, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से आया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसका जो फर्स्ट सेक्शन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है एमसीक्यू सेक्शन। इस एमसीक्यू सेक्शन के अंदर आपके पास 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 एमसीक्यूज़ के 20 मार्क्स हैं। 1 एमसीक्यूज़ पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और आपके जो 20 एमसीक्यूज़ हैं उसी वाले से आपको 20 मिनट्स दिए जाएँगे। 1 एमसीक्यूज़ के ऊपर आपको 1 मिनट दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो हर पेपर में आपको जो है इसी तरीके से एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे। तो फर्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको ताकि आपको जो प्रिपरेशन है या आपकी जो इस बुक में जो भी कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो सके और हम आपको अवेलेबल हों आपको हेल्प करने के लिए। स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट एमसीक्यू। तो इसको अगर आप देखें तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो हमें पोएट्री सेक्शन के थ्रू दिया दे गया है। और अगर आप देखें तो पोएट्री सेक्शन में आपने जो मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, आपकी जो पोएट्री के जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं आपको उनको पता होना चाहिए, आपको उनकी थीम्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके जो अ अ, जो लाइन्स हैं पोएट्री की उनके बारे में आपको पता जो होना चाहिए ताकि आप अगर लाइन पढ़ें तो आपको पता चल जाए ये किस फॉर्म से ली गई है। क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो पोएट्री सेक्शन में इसी हवाले से बनते हैं, ठीक है? या आपको राइटर नेम भी जो है पता होना चाहिए। और इसमें अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस भी दी जा सकती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कौन-सी यूज़ हुई है, ये भी आपसे जो है एमसीक्यूज़ इस टाइप के भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है? तो अगर हम इस पेपर के अंदर देखें तो हमारा पोएट्री सेक्शन में से जो एमसीक्यूज़ दिया गया है, वो किस टाइप का दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू अगर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है तो वो है द दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू द पोएम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारी पोएम है वो है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो कि सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। और इसमें से जो है आपको एक पोएम की लाइन दी गई है उसको कि आपने बताना है कि ये उसका जो अगर आप देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हूज़ कॉन्शियस इज़ हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। यहाँ पर इस पोएम का जो है मैंने स्टैन्ज़ा लिखा है। तो आपको देखें तो एमसीक्यूज़ है आपके एमसीक्यू किस टाइप का बनाया गया है कि आपको जो स्टैन्ज़ा वाइज़ है उसकी जो लाइन्स हैं उसी से लिया गया है ये स्टैन्ज़ा, ठीक है? तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ हम जल्द ही जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। इसकी सारी की सारी लाइन एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सरसाइज़ेज़, क्रिटिकल एनालिसिस ताकि आपको जो है ये भी कवर कर सकें आप लोग और आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। मैं थोड़ा-सा आपको जनरल आइडिया दूँ इस पोएम के हवाले से तो ये आपको सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। इसमें जो है उन्होंने हैप्पी पर्सन की क्वालिटीज़ के बारे में बताया है। हैप्पी पर्सन जो है कैसा होगा, उसकी जो है क्या उसकी हैप्पी लाइफ किस तरीके से होगी कि वो एक ऑनेस्ट होता है, वो ट्रुथफुल होता है, वो डेथ से नहीं डरता है और इसके साथ जो है वो लोगों के
क्रिटिसिज्म या लोगों की जो बातें हैं उनसे भी वो खौफज़दा नहीं होता है। वो अपने जो कॉन्शियस है उस पे डिपेंड करता है। कॉन्शियस होते हैं हमारे इनर वॉइस, बैड एंड जो हमारी बैड एंड राइट थिंग होती है, हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है, तो हम अपने सोच से उन चीज़ों को फॉलो करें। वो हमारे इंसान की कॉन्शियस कहलाती है, ठीक है? तो उसकी जो कॉन्शियस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और उसके साथ अगर हम देखें तो हैप्पी पर्सन में इस पोम के अंदर जो उन्होंने सर हेनरी वॉटर ने बात की कि वो गॉड को से भी खौफज़दा होता है, उसको अपने गॉड को वो याद रखता है और वो फ्रीली होता है, ठीक है? वो फ्रीडम उसके पास होती है क्योंकि वो लोगों से नहीं डरता है, ठीक है? तो ये हमारा कुछ जनरल आइडिया था कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का। हम इंशाल्लाह इसको जल्दी अपलोड करेंगे चैनल को। तो अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको जो एमसीक्यूज़ है वो दिया गया है लाइन के अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग retreat for a truly happy man according to the poem. The conscious is one of the right option, क्योंकि ये हमारे पोम के अंदर दिया गया है। whose conscious is his strong retreat। retreat मतलब होता है कि आप उल्टे कदम पीछे हट जाएं, ठीक है? तो अगर एक हैप्पी मैन जो है उसको जो चीज़ सही लग रही होगी वो अपनी उसी चीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है? अब अगर आप देखें सेकंड एमसीक्यूज, फॉर 30 पेंस अवर सेवियर वाज सोल्ड। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी आपको पोम की लाइन दी गई है, ठीक है? तो लाइन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको जो है मेन लाइन जो है याद रखनी है पोम की, क्योंकि आपकी जो है पोम्स में से लाइन दी जा सकती हैं, ठीक है? तो ये आपको बताना है किस पोम से लिया गया है। तो ये हमारे जो राइट ऑप्शन है इसका वो है द एबट ऑफ कैंटरबरी टेल्स। हमारी जो ये एबट ऑफ कैंटरबरी है उससे लिया गया है। एबट ऑफ कैंटरबरी को हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी ये पोम की भी जो है सारी की सारी जो एक्सरसाइज है या फिर इसके जो एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस हम आपको साथ जल्द शेयर करेंगे, ताकि इसको भी जो है आप इजीली समझ सकें, ठीक है? तो पोएट्री में से आपने जो मैंने आपको बताया मेन पॉइंट्स कि आपको लाइन्स याद रखनी है, आपको डिवाइसेस याद रखनी है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको है जो मीनिंग्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, कौन सा मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है, कौन सी चीज़ क्या सिम्बलाइज़ कर रही है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपका जो पोएट्री सेक्शन से अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ आता है तो आप वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंज़ा की तरफ मूव कर नेक्स्ट स्टैंज़ा सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। इन द लाइन व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप। अगर आप ये लाइन देखें तो यहाँ पर भी आपको देखें तो ये भी आपको पोइट्री सेक्शन से दिया गया है। आपकी जो पोम डोंट क्विट पोम है उसके अंदर ये लाइन मौजूद है, व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप। तो द हाइलाइटेड फ्रेज इज मेटाफोरिकली यूज्ड फॉर। तो आपने बताना है ये जो हाइलाइटेड फ्रेज है हाइलाइटेड फ्रेज द विक्टर्स कप। अब यहाँ पर सिर्फ एक विक्टर्स कप, विक्ट्री का जो कप है सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो ये फ्रेज इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ना ही इसमें जो है कोई हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक हाफ सेंस मिल रहा है, कम्प्लीटली सेंस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पूरा अगर देखें तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। लेकिन हाइलाइटेड जो हमारे वर्ड्स हैं उनको देखें, द विक्टर्स कप, तो ये हमें हाफ सेंस दे रहा है। तो वो हाफ सेंस जो दे वो हमारा फ्रेज कहलाता है। अब आपने बताना है कि मेटाफोरिकली यूज किसके लिए यूज रहा है। मैंने आपको कहा कि आपको जो है लिटरेरी डिवाइसेस भी जो है पोइट्री के अंदर मेन होती हैं ये एमसीक्यूज के हवाले से, तो आपने इनको भी फोकस करना है। तो मेटाफोरिकली हमने ये देखी थी, जब पोम हमने समझी थी तो हमने देखा था कि विक्टर्स कप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप कामयाब होंगे तभी आपके पास जो है विक्टर्स कप होगा, ठीक है? तो हमारी पोम के अंदर यूज़ हुआ था विक्टर कप। तो विक्टर कप मेटाफोरिकली जो मेटाफर जो होता है वो डायरेक्टली जो है किसी चीज़ को रिलेट करना, वो हमारा मेटाफर कहलाता है, ठीक है? कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन जिसमें की जाए वो हमारा मेटाफर कहलाता है। सो सक्सेस इज द राइट ऑप्शन। बाउंडलेस एंड बेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोइटिक डिवाइसेस। अगेन हमारे पास यहाँ पर अब पोइटिक डिवाइसेस में से एक डिवाइस यूज हुई है, बाउंडलेस एंड बेयर। यहाँ पर अगर आप देखें बाउंडलेस एंड बेयर एंड बाउंडलेस दोनों बी साउंड से शुरू हो रहे हैं। बी साउंड हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमने देखा था जब हमने लिटरेरी डिवाइसेस की थी उसमें हमने देखा था जो कॉन्सोनेंट साउंड हमारा जो है रिपीटिशन हो कॉन्सोनेंट साउंड की, तो वो कौन सी डिवाइस होती है, वो होती है डिवाइस एलिटरेशन, ठीक है? तो
शॉर्टली आप इनको याद रख लें कि डेफिनेशन अगर आप पोएटिक डिवाइसेस को, तो आपको जो है इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। कहोरीज फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ सिंबलाइज द सर्च ऑफ। तो ये हमारी जो पोम सुर कहोरी पोम जो थी उसमें से हमारी ये ली गई है। इसमें आपको बताना है, अब इसमें भी सिंबलिज्म आ गया, तो मतलब आपका जो मेटाफर डिवाइस सॉरी जो आपकी पोएटिक डिवाइसेस आ गई कि वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, स्पिरिचुअल पाथ किसको सिंबलाइज कर रहा है। कहोरीज अगर देखें हम तो हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पर हमने देखा था स्पिरिचुअल पाथ जो है वो कहोरीज किस चीज़ की तलाश में होते हैं, रियलिटी की तलाश में होते हैं। तो स्पिरिचुअल पाथ जो है किसको सिंबलाइज कर रहा है, रियलिटी को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। द सेंट्रल करेक्टर इन द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। अब ये आपका जो सेक्शन सी था, आपका जो प्ले सेक्शन है उसके अंदर से आपको ये एमसीक्यू दिया गया है। अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, आपको उसका सेंट्रल करेक्टर बताना है। तो सेंट्रल करेक्टर अगर हम देखें तो क्रीटॉन इज द वन हु इज द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। क्योंकि आप देखें पूरे प्ले के अंदर जो मेन करेक्टर है वो क्रीटॉन था, तो सेंट्रल करेक्टर कौन हो गया हमारा, क्रीटॉन हो गया। क्रीटॉन थॉट दैट द व्यूज ऑफ द जॉन अबाउट एलन आर। तो ये हमारा प्ले के अंदर से, अगर आपने प्ले को अच्छी तरीके से रीड किया हुआ होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। आपने क्रीटॉन के जो है क्या सोचता था, जॉन क्रीटॉन थॉट दैट द व्यूज ऑफ जॉन अबाउट एलन आर पर्पल, ठीक है। तो ये अगर आप कंप्लीटली जो है इसको अच्छी तरीके से रीड करें तो इसको आप कंप्लीट इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस एमसीक्यूज को। क्रीटॉन कंसिडर्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन एज, क्रीटॉन क्या समझता था, क्रीटॉन अगर हम देखें दूसरे प्लेनेट से आया था, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड उसकी जो है सिविलाइजेशन थी वहाँ की उसके प्लेनेट की। लेकिन जब वो ह्यूमन अर्थ पे आता है तो वो क्या देखता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे है अभी, वो अभी तक अनसिविलाइज्ड है। वहाँ पर कोई भी जो है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लूटोन का जो प्लैनेट था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था। द वर्ड फोक मीन्स, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज आया है। फोक मीन हमने बताना है। तो फोक मीन क्या होता है, पीपल होता है, ठीक है। तो जो आपको आपके जो चैप्टर्स के अंदर आपको मीनिंग्स दी गई हैं, वर्ड आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आप फाइंड करते हैं हर वीडियो के अंदर हमने की है, वो मीनिंग्स आपको लाजमन याद रखनी है क्योंकि वो मीनिंग्स भी आपको एमसीक्यूज में दी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा एमसीक्यूज नंबर टेक। रॉगर स्पेल्डिंग वांट टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू। रॉगर स्पेल्डिंग जो है इंटरव्यू करना चाहता था, किसका इंटरव्यू करना चाहता था, वो क्रीटॉन का इंटरव्यू करना चाहता था। हमारा जो प्ले है अच्छी तरीके से उसको रीड कीजिएगा क्योंकि आपके प्ले के अंदर से भी बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। सो रॉगर स्पेल्डिंग जो है wants to be the first journalist to interview Crichton. E.B. White revisited the lake with his son in summer, winter, autumn, spring. तो अगर हम देखें तो E.B. वाइट्स ने जो है लेक को कब विजिट किया था, इन द समर, ठीक है। तो वंस जो हमारा ये जो चैप्टर था वंस अपॉन इन अ लेक, उसमें से हमारा ये एमसीक्यूज दिया गया है। मिथाल्डे सीम हैप्पीएस्ट व्हेन शी रिसीव द इनविटेशन। ये हमारा जो नेकलेस चैप्टर है उसके अंदर से दिया गया है। मिथाल्डे हमने देखा था कि वो कब बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, जब उसने नेकलेस को बोरो किया था। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी, द बोरोड द नेकलेस। अकॉर्डिंग टू द ऑथर राल्फ वाल्डो, इनवे इज, हमारा ये एक फ्रेज हमारा यूज हुआ था कम्प्लीटली, जो हमारा चैप्टर है राल्फ वाल्डो ने कहा था इनवे इज इग्नोरेंस। तो हमारा राइट ऑप्शन है इग्नोरेंस। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज द फॉर्म ऑफ एनालॉग। ये भी हमारे चैप्टर के अंदर देखे, अगर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन उसके अंदर ये एमसीक्यूज हमारा निकल रहा है वहाँ से। और यहाँ पर आपकी ये एमसीक्यूज देखें तो हमने ये आपके चैप्टर के अंदर भी एमसीक्यूज दिया गया था। वर्ल्ड वॉर टू में जो आपके एमसीक्यूज जो आपको दिए गए हैं हर चैप्टर में, उनको भी आपने अच्छी तरीके से फोकस करना है अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके बुक में से एमसीक्यूज दिया गया है जो आपके एमसीक्यूज इस चैप्टर के दिए गए हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ, वर्ल्ड वॉर टू में जो ट्रांसमिशन थी वो एनालॉग फॉर्म के अंदर थी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज, ग्रुप ऑफ पीपल
जो कि एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं। ये भी अगर आप देखें पर्ल ऑफ विजडम में शेख सादी का जो लेसन है उसमें से ये एमसीक्यूज बनाया गया है, और ये एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर भी था। तो हमारा ये जो राइट ऑप्शन है वो है कारवान। आगे हम देखते हैं द क्लीनिंग स्टाफ डैश इन्फेक्टेड द एरिया टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके ग्रामर शुरू हो गई। ग्रामर के अंदर से भी आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें डैश इन्फेक्टेड, तो हमने जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीफिक्स। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स का पता होना चाहिए। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड से पहले लगे। ठीक है जैसे अगर वर्क हो गया, वर्कर हो गया, तो उससे हम पहले लगा दें को वर्कर। विजिट हो गया तो रीविजिट। और इसी तरीके से हम कुछ वर्ड्स जो वर्ड्स हो हमारे पास उनसे पहले जो वर्ड्स लगे हैं वो हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो हमने राइट प्रीफिक्स जो है इसमें से आइडेंटिफाई करना है। री इन्फेक्टेड नहीं होगा, डिसइनफेक्टेड हमारा जो है राइट ऑप्शन है। अनइन्फेक्टेड भी नहीं है इसमें, मिस इन्फेक्टेड भी नहीं है। तो हमें प्रीफिक्स के बारे में बताना चाहिए कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीफिक्स हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स को अगर आप देखें तो जो वर्ड से पहले लगे वो आपका प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा एमसीक्यूज है। इन द सेंटेंस देयर इज अ लार्ज डिमांड ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द प्लांट इंडिजीनियस टू द डेजर्ट। द वर्ड इंडिजीनियस मीन, तो यहाँ पर आपको जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स आपको दी गई थी, मैंने आपको कहा कि उनको भी आपने फोकस करना है। तो ये उन्हीं मीनिंग्स के अंदर से आपको दिया गया है। आपको एक जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से आपको जो वर्ड यूज़ हुआ है वो इंडिजीनियस वर्ड यूज़ हुआ है। आपके जो बुक्स में हमने ये एक्सरसाइजेज में सॉल्व किया है ये वर्ड, इसकी जो है मीनिंग आपको जो बताई थी पहले भी। तो इंडिजीनियस होता है नेटिव। ठीक है, जो वहाँ के पीपल जो उनके पास हो तो हम उसको नेटिव कहते हैं। ठीक है, मीन्स अपने ही शहर अपने ही मुल्क में जो लोग होते हैं वो नेटिव होते हैं, तो उसको हम इंडिजीनियस भी कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग को आपने लाजमी फोकस करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। इन द सेंटेंस ही रन्स फास्ट, द अंडरलाइन वर्ब इज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, मॉडल। तो यहाँ पर ही रन्स फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है रन्स, वो हमें बताना है कि कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या ऑक्सिलरी है। तो अब हम देखें यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो इंट्रांजिटिव है। हमें पता होना चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिखी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको जो है किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ शी स्माइल्स, तो यहाँ पर अगर देखें स्माइल्स क्या आ गया, वर्ब आ गया, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो किसको देख के स्माइल की। अगर हम देखें तो हमारा ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, शी स्माइल्स, शी लाफ। तो ये भी एक हमारा जो है इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा है। मतलब स्माइल जो है या लाफ जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ है जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े तो वो वाला वर्ब हमारा कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इन द सेंटेंस आई रन अ बिजनेस सक्सेसफुली, मैं एक बहुत ही कामयाब बिजनेस चला रहा हूँ। ठीक है, द अंडरलाइन वर्ब इज, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर वर्ब यूज हुआ है रन। ठीक है, और आगे आपको एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है कि उसको बता रहा है कि वो क्या रन कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक हमारे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, जब हमारे आई रन अगर देखें तो ये एक इसको ज़रूरत है अपना ऑब्जेक्ट बताने के लिए कि वो किस चीज़ पे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ रही है ऑब्जेक्ट की। तो ऐसा जो वर्ब होगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब इज़ द वर्ब दैट ओनली मेक सेंस इफ इट एक्सर्ट इज एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होगा, जब उसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए या अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आई रन अ बिजनेस सक्सेसफुल, यहाँ पर रन के जो है हमारा वर्ब हो गया और रन को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लिटिल इज। आपको कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए, ठीक है। देखिए जैसे अगर हो गया शी इज़ स्मार्टर देन मी, जिसमें हमारा ई आर आ जाए तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। शी इज़ स्मार्टर देन मी ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है मी एंड शी के बारे में। तो इन दोनों के बारे में जो है कंपैरिजन क्या हो रहा है, स्मार्ट कि कौन स्मार्ट है। तो शी इज़ स्मार्टर कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री देखनी है लिटिल की। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि लिटिल में जहाँ पे आपका ई आर आ जाए वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। लेकिन अगर यहाँ पर लिटिल देखें तो हम इसकी जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो लेस होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें इसमें 2-3 मैंने जो उसको सर्च किया उसमें हमें पता चला कि हमारी जो क्वांटिटी के अगर हिसाब से देखें या हम साइज़ के हवाले से देखें, उसके लिए अगर हम यूज़ करें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है हमारा लेस यूज़ होता है, ना कि लिटरल ना कि मोर लिटिल, ना कि मोर लेस, बल्कि लिटिल का अगर हम कंपैरेटिव डिग्री देखें तो हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो हमारी बनेगी लेस, ठीक है। सो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज़ थे, 20 एमसीक्यूज़। इसके अगर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यू समझ आएँगे। इसके अंदर जो हमारी पोम हमारी रह गई हैं वो इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर की जाएँगी और आपको उस चीज़ जो उनके भी अंदर जो कन्फ्यूजन होगी उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक्टिव रहें चैनल के ऊपर ताकि आप ईज़िली जो है अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।